नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल बिफोर एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2 जारी करके उसमें ये देखा था कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानने का प्रयास किए। आज का जो हमारा वीडियो है यानी पार्ट 3 है, उसमें हम संख्याओं, जो शेष बची संख्याएँ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए आज हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, सहअभाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। संख्याओं का वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। सबसे पहले हम जानते हैं जोड़ा क्या होता है। जोड़ा में पेयर में 2 संख्याएं होती हैं। अगर हम आपसे कहें 2 और 3, यह जोड़ा है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ यह जोड़ा है, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं हैं। तो उन जोड़ों के बीच में ये देखने का प्रयास करते हैं कि उनके बीच का जो कॉमन है वो 1 है कि नहीं, उनके बीच का HCF 1 है कि नहीं, उनके बीच का जो अपवर्तक है वो 1 है कि नहीं है। तो अगर हम 2 का देखें तो 2 को काटने वाली संख्या 1 है, 2 को काटने वाली संख्या 1 है और 2 है। 3 को काटने वाली यानी 3 का गुणनखंड 3 का अपवर्तक 1 है और 3 है। इनके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो संख्याएं हर जगह शामिल हो। तो ऐसी कौन सी संख्या जो में भी शामिल हो, 3 में भी शामिल हो, तो कहेंगे वह संख्या 1 है। तो क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड इनके बीच में 1 है? तो कहेंगे हाँ 1 है, इसलिए 2 और 3 आपस में सहअभाज्य संख्या है। अगला जोड़ा देखा जाए, 3 और 4 का देखते हैं जोड़ा, यह सहअभाज्य है कि नहीं। तो 1 इसका है, 3 है, इसका 1 है, 2 है और 4 है। तो कहेंगे हाँ यहाँ भी कॉमन 1 है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या है। फिर आगे संख्या देखने का प्रयास करते हैं। आगे 2 और 4 में चेक करते हैं। जो पेयर है 2 और 4 का पेयर है, यह सहअभाज्य है कि नहीं। तो इसमें कॉमन आप देख ही रहे हैं, इसमें कॉमन 2 है, 1 नहीं है। तो कहेंगे 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 1 से कटेगी 2 और 4, क्या कॉमन सिर्फ यहाँ 1 है? तो कहेंगे कि नहीं, कॉमन यहाँ 2 भी, इसका HCF 2 है, जबकि सहअभाज्य होने के लिए HCF का 1 होना जरूरी है। कहेंगे नहीं, यहाँ HCF 2 है, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बड़ा वाला गुणनखंड है, वह 2 है, इसलिए यहाँ गुणनखंड 1 नहीं बल्कि 2 है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। फिर आगे चेक करते हैं, 4 और 5 में चेक करते हैं। तो कहेंगे 1 2 4, इसको काटने वाला 1 2 और 4 है, इसको काटने वाला 1 और 5 है। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? इसका HCF क्या है? तो कहेंगे इसका HCF कितना है? इसका HCF 1 है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या है। आपके दिमाग में ये बात आई है, अरे यह तो भाज्य संख्या है। अरे भाज्य से कोई लेना देना नहीं है, बस नियम 1 है, उन दोनों के बीच का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। 1 के अतिरिक्त भी कोई और हो गया तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे 4 और 8, 4 और 8 यह सहअभाज्य है कि नहीं है? तो कहेंगे कि नहीं, यह सहअभाज्य नहीं है। यहाँ इसका HCF आपको नजर आ रहा है, इसका HCF 4 है। कॉमन की बात करेंगे तो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 8 यहाँ है। तो क्या यहाँ कॉमन सिर्फ 1 मिला? कहेंगे नहीं, 1 के अलावा 2 भी कॉमन है और 4 भी है, जबकि सहअभाज्य होने के लिए कॉमन का 1 होना जरूरी है। यहाँ अलग अलग 3 कॉमन मिल रहे हैं, इसलिए यह भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन 2 संख्याओं के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अब हम अगली संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को P/Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हो, उन संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। दुनिया की कोई भी संख्या जिनको आप भिन्न में लिख सकें, उन संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। अच्छा, जैसे 1/2 आपका हो गया। अभी हम आपसे कह दें -3/4, क्या यह माइनस का 3/4 को भिन्न में नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। या एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, P और Q दोनों पूर्णांक हों, P और Q दोनों पूर्णांक हों, पूर्णांक, जबकि Q = not 0, यहाँ Q का मान, हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी भी आपको बात बताई जाएगी। फिलहाल हम देख रहे हैं परिमेय संख्या कौन कौन सी है। 0.5 परिमेय है कि नहीं? तो कहेंगे है, क्योंकि दशमलव को जब हम हटाएंगे तो ये 5/10 हो जाएगा और कट के 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 1/2। अगर हम बात करें
शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कहेंगे कि हाँ पी और क्यू पूर्णांक शून्य पूर्णांक है कि नहीं भाई। दुनिया में जो भी पूर्णांक है सबका सब परिमेय है, दुनिया में जो भी पूर्णांक है जो भी इंटीजर्स है वो सब परिमेय है, तो कहेंगे शून्य भी एक परिमेय संख्या है। आइए कुछ और संख्याओं को चेक करने का प्रयास करते हैं कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं। इनको यहाँ लिख लेते हैं। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों, जबकि Q इक्वल टू नॉट 0। अब देखा जाए 0 याद रखने वाली बात है, शून्य दुनिया की एक फेमस परिमेय संख्या है। 1/2 आपका हो गया, 0.5 हो गया, तो करड़ी में 4 हो गया। जिन संख्याओं के वर्गमूल संभव होते हैं वैसी संख्याओं को परिमेय कहते हैं। क्यों? क्योंकि करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2/1 लिख सकते हैं। करड़ी में 9 आपका हो गया, इसको भी आप 3 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। अभी 22/7 हो गया। यह पाई का एक मान है। पाई का 2 मान होता है, 3.14 होता है, जबकि वह अपरिमेय है। और पाई का जो सिंबल होता है यह अपरिमेय नहीं है, बल्कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। जो भी संख्याएं हैं, जैसे आपका फाई कह लिया जाए, पाई कह लिया जाए, आयोक्टा अलग ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो परिमेय संख्या है। तो जो चिन्ह दिया होता है वह एक परिमेय संख्याएं होती हैं। प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि -3/2 ये परिमेय है कि नहीं, तो आप कहेंगे यह संख्या माइनस में है, और माइनस का जो पूर्णांक होता है, माइनस में भी पूर्णांक होते हैं, और जितना भी पूर्णांक है सबका सब परिमेय होता है। अभी बात हुई थी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे कहें 5/0 यह परिमेय है कि नहीं, 5 में अगर आप 0 का भाग देंगे तो कभी ये 0 से कटेगा नहीं, और ये जाएगा बार अनंत, और यह एक अनिश्चित है, जबकि परिमेय में मान निश्चित होता है। अगर हम आपसे यह पूछें 1/3 परिमेय है कि नहीं, तो आप कहेंगे अरे इसका भी मान तो अनिश्चित है, क्योंकि 1 में 3 का भाग देने पर ये 0.3333 जाता है, और ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ इसका मान फिक्स हो चुका है कि जो संख्याएं बार बार आती हैं ऐसी संख्याओं को बोलते हैं आवर्ती दशमलव। जो संख्याएं बार बार आती हैं उनको बोलते हैं आवर्ती दशमलव, और उनके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि इनका मान फिक्स है कि 0.3 के अतिरिक्त कुछ आने वाला नहीं है। अभी तब आपके मन में एक बात आएगी, तब 22/7 का जो मान है वह परिमेय कैसे है? अगर 22 में 7 का भाग देंगे साथियों, तो 7 या 21 बचा 1, दशमलव के प्रभाव से 0, 7 एकम 7, बचा 3, ये 30, 7 चौक 28, फिर बचा 2, फिर 7 दूना के 14। ऐसे करते जाएंगे तो इसका मान फिक्स नहीं है, कभी 1 आ रहा है तो कभी 4 आ रहा है, कभी 2, कभी 6, कभी कुछ भी आ रहा है। तो आप इसको फिक्स नहीं कर सकते, यह अनिश्चित है, यह संभावित मान है। इसलिए दशमलव में जो वैल्यू है पाई का 3.14 वह एक अपरिमेय है। अब अपरिमेय में कई बार सवाल भी पूछा गया है, खासतौर से DLED में पूछा गया है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। 2 संख्या आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बताओ इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। एक सवाल आया था DLED में, BTC में, मुझे वह याद है, वो आपसे मैं पूछने का प्रयास करता हूँ, आप बताने का प्रयास करेंगे। 1/2 एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसको आप लगाने का प्रयास करें और मैं जो बता रहा हूँ उसे मिलाने का प्रयास करेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं और इन दोनों के हरों को समान करने का प्रयास करते हैं। समान का मतलब LCM निकाल लेते हैं, या दूसरा तरीका है कि इसके हर का यहाँ ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, जबकि इसके हर का, यानी इसका गुणा आप यहाँ कर दिए हैं, इसका गुणा इसमें कर दिए, तो इनका गुणा यहाँ भी कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ये गुणे 2/2। जब इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, इसको हल करेंगे 2 एकम 2 और 2 3 6। अब देखिए हर समान हो गया है। जब हर समान हो जाएगा, यह आपसे 5 पूछा है तो 5 में एक अपने से जोड़ के 6 बना देंगे, और इस 6 का
इनके हर और अंश में गुणा करेंगे। साथियों आपको पता है यहाँ अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने के बाद एक संख्या प्राप्त होती है, वो जो पहले वाली संख्या है उसके तुल्य होती है, बस उसका ढांचा स्केलेटन बदल जाता है, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही जब यहाँ 6 का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो बस संख्या का ढांचा बदलेगा, स्केलेटन बदलेगा, संख्या का मान नहीं चेंज होता है। तो 36 18 36 और यहाँ 12 और कितना मिला 36 मिला। अब हमें 18 और 12 के बीच में जो भी संख्या मिलेगी वह इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ छोटी संख्या को पहले लिख लेते हैं 12/36 और आपका यहाँ हो गया 18/36। इनके बीच 5 स्थान 1 2 3 4 5 स्थान रिक्त छोड़ देते हैं। 12 के बाद क्या आता है 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और आपका हो जाएगा 17/36। यही इनके बीच की 5 परिमेय संख्या है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप इसको कर लें, निश्चित ही आपके काम में आएगी। आप कुछ लोग कहेंगे कि इनको क्यों नहीं जोड़े। जब बीच की बात किया है तो किनारों को छोड़ देते हैं, जब बीच की बात करते हैं तो किनारों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक और प्रश्न पूछा था, -2/3 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो आप अपने से निकालने का प्रयास करें, आप अपने से इसको निकालने का प्रयास करें। तो फिर मैं वही कहूँगा कि यहाँ लिख माइनस का 2/3 और यहाँ 2/3। यहाँ बड़ा ध्यान से देखेंगे तो दोनों के हर समान है, यहाँ हर समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ 5 पूछा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे अपने से, ये 6 हो जाएगा। इस 6 का ऊपर और नीचे यहाँ गुणा कर लेते हैं तो ये माइनस का 12/36 हो जाएगा। बस इसका ढांचा बदला है, संख्या का मान वही है, तो ये 12/36 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिख लेते हैं, बीच में 5 रिक्त स्थान छोड़ के 1 2 3 4 और 5। छोटी संख्या को पहले लिखते हैं तो माइनस वाला मान छोटा होता है। इसको यहाँ लिख लिए और इसको यहाँ लिख लिए। और आपको पता है क्रमशः पीछे की तरफ जब चलते हैं तो छोटा आता है, -11/36, -10, -9, -8 और ये माइनस का 7 हो जाएगा। ये बटे 36, 36, 36 और 36। यही इनके बीच 5 परिमेय संख्या है। यही इनके बीच 5 परिमेय संख्या। बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जब तक ये 12 न हो जाए। तो आपसे 5 पूछा गया था और इस 5 का जवाब बेहद आसानी से दे सकते हैं। अब ये बात नहीं समझ में आई है कि यहाँ क्यों, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 होना चाहिए। नहीं, इसके बाद को यहाँ बता देते हैं। इसकी बात ये क्यों लिखा गया है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं संख्या रेखा के माध्यम से। यहाँ 0 होता है क्योंकि उदासीन पूर्णांक है, +1, +2, +3 और यह प्लस के अनंत तक इधर जाता है। जब इधर हम बाएं साइड बढ़ते हैं तो -1, -2, -3 और यह माइनस के अनंत तक जाता है। अगर हम यहाँ देखिए क्रमशः यह छोटा होता गया है, इधर से बढ़ता गया है। अगर हम यहाँ 12 लिखेंगे तो 11 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 9 लिखेंगे ऐसे, और इधर जाएंगे तो प्लस का 1 लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में बात आई होगी। अगला जो हमारा टाइप है वो अपरिमेय संख्या का है। अगला टाइप अपरिमेय संख्या का है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। आइए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम आपसे कह दें करड़ी में 2, क्या इसका निश्चित मान होता है? कहेंगे नहीं, इसका निश्चित मान नहीं होता है। जो मान हम जानते हैं 1.141 वह निश्चित मान नहीं, एक अनुमानित मान है। अपरिमेय संख्या में एक निश्चित मान होता है। निश्चित मान होगा तो उसी के अनुसार जितने अंक दशमलव में होंगे नीचे 0 बढ़ा देते हैं। लेकिन जब इसका मान ही निश्चित नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है कि दशमलव में कितने अंक हैं, तो दशमलव को हम हटाएंगे कैसे? इसलिए इसका मान निश्चित नहीं है, यह अपरिमेय है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जिन संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते, स्क्वायर रूट नहीं संभव होते हैं, वैसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं जो करड़ी में होती हैं वह अपरिमेय होती हैं। एक पाई हो गया, यह भी अपरिमेय है। पाई का मान 3.14, यह भी अपरिमेय है क्योंकि ये दशमलव के बाद कितने अंक है वो निश्चित ही नहीं है,
कितने अंक हैं निश्चित ही नहीं है, जब भी आ रहा है तो अलग अलग अंक आ रहा है, इसलिए यह भी अपरिमेय है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। पिछली वीडियो में हमारे साथी प्रवीण कुमार यादव ने कमेंट किया था कि 1 से लेके, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, 1 से लेके 68 के बीच में एक प्रश्न पूछे थे उन्होंने। 1 से 68 तक में कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं। तो उम्मीद है कि आप पहले से जानते होंगे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम सीखने का प्रयास करते हैं। 1 से लेके 9 तक में कुल 9 संख्या होती है। कुल संख्या होती है 9, कुल संख्या होती है 9। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह संख्या भी है और प्रत्येक संख्या एक अंक से निर्मित है। इसमें एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है। आपसे हम पूछे 9 क्या है तो कहेंगे यह एक संख्या है और अंक कितने हैं तो आप कहेंगे एक अंक है। तो 9 संख्या है और प्रत्येक में एक अंक है, तो टोटल कितना अंक हो गया, 9 अंक हो गया। अगर हम बात करें 1 से 68 तक में, अगर 1 से 68 तक में चलेंगे तो कुल 68 संख्या है। उस 68 संख्या में 9 ऐसी संख्या है जो एक अंक की है, तो 68 में से 9 को बाहर कर देते हैं। 68 में से 9 को बाहर करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 और यहाँ बचेगा आपका 5। 59 ऐसी संख्या बची है, 59 68 माइनस 9 बराबर 59 ऐसी संख्या बची है जो यह 2 अंकों से मिलके बनी है। तो एक संख्या में 2 अंक है तो 59 संख्या में 9 दूना 18 और आपका हो जाएगा 5 दूना के 10, 1 11 हो जाएगा। और इसको जोड़ लेते हैं, 9 8 17 को 7 हासिल 1 1 1 2, तो आपका जवाब हो जाएगा टोटल 127 अंक हैं। टोटल 1 से लेकर 68 तक में कुल कितने अंक हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 127 जवाब आपका हो जाएगा। चलिए इसको एक दूसरे प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं, दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं। अगर हम मान लें कि 1 से 68 तक की कुल जितनी भी संख्या है वह एक अंक से नहीं निर्मित है बल्कि वह 2 अंक से है, तो 68 में यदि 2 अंक जोड़ लेंगे तो 8 दूना के 16 और 6 दूना के 12 1 13, 136 अंक हो जाएंगे। लेकिन आपको पता चला कि प्रत्येक 2 अंक का नहीं है, 1 से लेकर 9 तक में सिर्फ 9 अंक है, जबकि हमने 1 से लेकर 9 तक को भी 2 अंक मान के 9 दूना 18 जोड़ दिया था। इसका मतलब 9 अतिरिक्त जोड़ लिए हैं, तो 9 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ से 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ 2, 127। यहाँ से भी निकालेंगे तो 127 आएगा। एक बार फिर समझने का प्रयास करें। हम मान लिए कि 1 से लेके 68 तक की जो भी संख्या है वह 2 अंकों से निर्मित है। अगर वह 2 अंक से निर्मित है, 68 संख्या 2 अंक से निर्मित, तो 68 दूना 136, टोटल 136 अंक का प्रयोग किए। उसके बाद कहेंगे, बाद में हमें यह पता चला कि 1 से लेके 9 तक हमने यहाँ भी 2 अंक के हिसाब से जोड़ा था, जबकि यह वास्तव में संख्या 1 अंक से निर्मित है। तो कहेंगे इसका 136 में इसका हम 18 अंक जोड़े हैं, जबकि वास्तव में सिर्फ 9 अंक है। इसका मतलब कि 9 हम अतिरिक्त जोड़ लिए थे, जो 9 अतिरिक्त जोड़ लिए थे उसको हमने माइनस कर दिया, तो टोटल कितना आया, 127 है। आप ऐसे लगाइए, आपके लिए यह आसान होगा। चलिए ऐसे ही एक और प्रश्न देख लेते हैं। 1 से लेके 97, 97 कर लेते हैं। 1 से लेके 97 तक में कुल कितने अंक हैं, तो फिर वही कहेंगे कि 1 से लेके 9 तक में टोटल 9 संख्या है और प्रत्येक संख्या एक अंक से निर्मित है, इसलिए टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 9। अब कहेंगे 97 में से 9 संख्या को बाहर कर देते हैं। क्यों बाहर कर देते हैं, क्योंकि वह एक अंक से बनी है। जब बाहर करेंगे 97 में 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ कितना बचेगा, 8, यानी 88 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों से निर्मित है। 88 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों से निर्मित है, तो इसमें 2 अंक का गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 8 दूना के 16 हासिल 1 और 8 दूना के 16 1 17। टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 9 6 15 को 5 हासिल 1 7 1 8, 185 अंक। ये आपका उत्तर हो जाएगा। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, जो दूसरा रूल आपको बताए थे वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि 1 से 97 तक टोटल 97 संख्या है, प्रत्येक 2 अंकों से निर्मित है, तो कितना अंक हो गया, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हासिल 1 9 दूना 18 19, 194।
जबकि 194 में कुछ अंक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक अंक से निर्मित है। तो 1 से लेकर 9 तक में 1 से लेकर 9 तक में संख्या सिर्फ एक अंक से बनी है, जबकि यहाँ हमने 2 अंक उसका मान लिया था। तो 9 यहाँ से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9 5 14 185। यहाँ से भी आप बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न इसका और देख लेते हैं। 1 से लेके 48 तक, 1 से लेके 48 तक में कुल कितने डिजिट हैं, कुल कितने अंक हैं? ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक में 9 अंक, 9 संख्या है और प्रत्येक एक अंक से बना है, तो इसलिए यहाँ 9 अंक हो गया। और 48 में से 9 अंक को बाहर कर देंगे, क्योंकि 1 से 48 तक में टोटल 48 संख्या है। उस 48 में 9 संख्या ऐसी है जो एक अंक से निर्मित है, तो 48 में से 9 कर देंगे तो यहाँ 18 में से 9 जाएगा 9 3 39 संख्या बची। 39 संख्या बची जो कि 2 अंकों से निर्मित है। तो 9 दूना 18 हासिल 1 और 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6 1 7 78 अंक। 2 अंकों से जो संख्या बनी है उसमें टोटल 78 अंक हैं, जो एक अंक से संख्या बनी उसमें 9 अंक है। 9 8 17 हासिल 1, ये टोटल आपका 87 अंक हुआ। जो दूसरा रूल हम आपको ये बताए थे कि हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल 48 संख्या है और प्रत्येक 2 अंक से निर्मित है, तो टोटल 96 अंक। टोटल कितना अंक मिला? 96 अंक मिला। फिर कहेंगे कि बाद में ये पता चला हमें कि अरे 1 से लेके जो 9 तक की 9 संख्या है उसमें तो सिर्फ एक अंक है, जबकि हमने उसको भी 2 अंक का मान लिया है। फिर समझने का प्रयास करेंगे। गंभीर बात है कि 1 से लेके जो 9 तक की संख्या है उसमें वह संख्या एक एक अंक से मिलके बनी है, तो उसमें टोटल 9 अंक होंगे, जबकि यहाँ हमने टोटल 48 संख्या को 2 अंकों की मान लिया था। तो यहाँ कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये 9 वाली संख्या को भी हम 9 दूना 18 इसमें जोड़ लिए हैं, इसलिए 9 अतिरिक्त हो गया, उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ 9 7 16 और 8 87 अंक। इसको कोई भी समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर, इसमें समझने में कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9453 33 11 30 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9453 33 11 30 पर आप व्हाट्सअप से संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित ही समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक की बात होगी। अगली संख्याओं की कड़ी में हम जानेंगे ये क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक के बारे में जानेंगे। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक जानेंगे। क्रमागत का मतलब जो पूर्णांक क्रम से आता हो, ऐसे पूर्णांक जो क्रम से आते हो। क्रम से आने वाला पूर्णांक, क्रम से आने वाला पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक होता है। 2 क्रमागत पूर्णांक के बीच एक का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। जैसे अगर 3 4 5 6 7 8 करेंगे तो इनके बीच सिर्फ एक का अंतर है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, यदि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा, तीसरा आपका x + 2 हो जाएगा, चौथा x + 3 हो जाएगा, ऐसे ही आगे तक चला जाएगा। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। पूर्णांकों की, क्रमागत पूर्णांकों की अगली कड़ी में सम क्रमागत पूर्णांक, यह भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी कभी संख्या पद्धति जब हम आगे और जाएंगे तो पूछता है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का योग इतना है, तो बताइए उनमें से छोटा पूर्णांक क्या है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। फिर कहता है 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग इतना है, तो बताइए सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, 2 सम क्रमागत पूर्णांक के बीच 2 का अंतर होता है। 2 सम क्रमागत पूर्णांक के बीच 2 का अंतर होता है। 2 4 6 8। देखिए संख्या, ये जो सम संख्या ये क्रम से आई है, क्रम से आई है, इनके बीच में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ऐसे जब पूर्णांक आते हैं तो बोलते हैं सम क्रमागत
पूर्णांक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 कर दें, 8 कह दें, 10 कह दें, 12 कह दें, 14, यह पूर्णांक तो है लेकिन क्रमागत पूर्णांक नहीं है। यह सम संख्या तो है, यह सम संख्या है लेकिन क्रमागत सम संख्या नहीं है, क्रमागत सम पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 4 की बारी थी, यहाँ 8 दिया है। यह सब सम है लेकिन क्रमागत नहीं है, ऐसी संख्याओं को क्रमागत नहीं बोलते हैं। क्रमागत के लिए उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। अगर आपका पहला x दिया है तो दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा आपका हो जाएगा x+4, चौथा आपका हो जाएगा x+6, आगे ऐसे ही करते चले जाएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला हमारा जो पूर्णांक है वो क्रमागत विषम क्रमागत पूर्णांक, विषम क्रमागत पूर्णांक 2 क्रमागत पूर्णांकों, 2 विषम या विषम लिख लेते हैं, 2 विषम क्रमागत पूर्णांकों के बीच 2 का अंतर होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसवान। यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबके बीच में 2 का अंतर है। अगर यहाँ पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, तीसरा क्या हो जाएगा x+4, x+6। अब यहाँ समझने का प्रयास करें, कहेंगे यार दोनों बात तो एक हो गई। नहीं, एक नहीं है। यह संख्या विषम से स्टार्ट होती है, यह संख्या सम से स्टार्ट होती है। अगर पहली सम संख्या 2 है तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 6 होगा। वहीं अगर पहली 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा। चाहे वो संख्या सम हो चाहे वह संख्या विषम हो, 2 सम संख्याओं के बीच भी 2 का अंतर होगा, 2 विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होगा। तो अब उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं स्थानीय मान की तरफ। स्थानीय मान क्या होता है आपको पहले से पता होगा। स्थानीय मान को जानने से पहले हम संख्याओं के घरों का पता लगाएंगे। हाउसेस ऑफ नंबर्स की संख्याओं के घर क्या होते हैं। जैसे हमारा अपना घर होता है तो संख्याओं का भी घर होता है, जो जिस घर की संख्या होगी उसी में रहती है। तो संख्याओं का घर, 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 ये हम बना देते हैं संख्याओं का घर। ये आपका ये हाँ, और यहाँ पे एक ठोर बना देते हैं ये आपका हो जाएगा इकाई का, ये दहाई का घर है, यह सैकड़ा, यह हजार, यह 10,000। आगे भी बहुत सारा है, यानी घर इधर से स्टार्ट होता है और क्रमशः इधर की तरफ जाते हैं और बड़ा हो जाता है। तो इकाई का मतलब इकाई के घर में जो नंबर इसका होगा 1 होगा, दहाई में कितना होगा 10 होगा, सैकड़ा में कितना 100 नंबर का है, हजार में 1000 नंबर वाला है, इसमें 10,000 नंबर वाला है। जैसे हम लोगों का अपना एक घर होता है वैसे ही संख्याओं का घर है। जैसे हमारा जो भी घर है उसका अलग अलग नंबर होता है, हमारा कुछ और है, आपका कुछ और है, वैसे ही संख्याओं का है। यानी इस घर का जो 1 नंबर है इसका 10 नंबर, इसका 100 नंबर, इसका 1000, इसका 10,000। अगर हम कह दें यहाँ 2, 3, 5 और 7 कह दें तो कहेंगे यह इकाई वाला में है, और इकाई वाले में जितने लोग होते हैं उनकी कीमत कितने की होती है, 1 की होती है। दहाई वाला में 10 की होती है, सैकड़ा वाला में ये 100 नंबर का है, ये 100 नंबर का है, 5 लोग हैं तो 500 नंबर का हो गया। यह 1000 का हो गया, और 1000 में 7 है तो 7000 का हो गया। हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 7000, 500, इनको सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं, सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं 32, 7532 ऐसे पढ़ते हैं। अगर संख्याओं का घर नहीं होगा तो हम इनको पढ़ नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं स्थानीय मान की तरफ। स्थानीय मान होता क्या है, तो इसमें 2 मान होते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए संख्याओं के कितने मान होते हैं, तो संख्याओं के बस 2 मान संभव हैं। संख्याओं के मान, संख्याओं के मान, संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 मान होते हैं। संख्याओं का मान 2 होता है, एक होता है स्थान के आधार पर स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान। जो दूसरा मान होता है वह होता है आपका जातीय मान होता है। तो साथियों, जो मान स्थान के कारण होता है उसे कहते हैं स्थानीय मान, और जो किसी स्थान वगैरह के माध्यम से इसका मान नहीं होता है उसे कहते हैं जातीय मान। जैसे कह दिया जाए
जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी मम्मी टीचर हैं, तो मम्मी अगर घर पे हैं तो उनको मम्मी बोलते हैं। अगर वही मम्मी स्कूल में गई जिसमें हम पढ़ते हो, तो क्या वहाँ भी उनको मम्मी बोलेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, स्थान के कारण मान बदल गया। जो घर पे मम्मी है वो स्थान बदलने के कारण टीचर मैडम होगी, मैम हो गई। तो यही बात यहाँ भी होता है। जो मान स्थान के कारण होता है उसे बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। और आपको पता है फेस कहीं नहीं चेंज होता है। जैसे हमारी मम्मी है, वही चेहरा अगर घर पे है तो मम्मी है, वही चेहरा अगर स्कूल में चला जाता है तो मैम हो जाता है। तो कहेंगे चेहरे से हमें कोई लेना देना नहीं, स्थानीय कारण मान बदलता है। ठीक है, स्थानीय मान जैसे हम आपसे कह दें, स्थानीय मान में वही होगा। संख्या का पहले घर बना लेते हैं। ये इकाई वाला है, ये दहाई वाला है, ये सैकड़ा वाला है, यह 1000 वाला है, यह 10,000 वाला है। तो आपको पता है इसका मान 1 होता है, इसका मान 10, इसका 100 होता है, इसका 1000, इसका 10,000। अगर हम आपसे कहें 5, 3, 1, 2, 9, इसका स्थानीय मान निकाले तो कहेंगे अरे ये तो इकाई वाले के घर में है। इकाई वाले में जितना होता है और प्रत्येक को 1 नंबर दिया जाता है। ये 9 लोग हैं और प्रत्येक को 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया? 9। ये दहाई वाला है और दहाई वाले के घर में जितने लोग होंगे उन्हें 10 नंबर मिलेगा। तो दहाई वाले के घर में कितने लोग हैं? 2 लोग, और प्रत्येक को 10 मिला तो कितना मिला? 20 मिला। और ये सैकड़ा वाला है और प्रत्येक को 100 मिलेगा, तो एक ही व्यक्ति है तो इसको 100 मिल जाएगा। ये 1000 वाला है, ये 3 व्यक्ति हैं और प्रत्येक को 1000 मिलेगा, तो यह आपका हो जाएगा 3000। यह 10,000 वाला है और प्रत्येक को कितना मिलेगा? 10,000। तो 5 में 10,000 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा यह 50,000। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम जाति की बात करेंगे, तो जाति बदलती नहीं है। जैसे अगर हमारे पास 10 रुपये का नोट है, उसको हम प्रयागराज लेके चले जाएंगे तब भी वह 10 रुपये का ही नोट है। अगर हम उसको मुंबई लेके चले जाएं तब भी वह 10 रुपये का ही नोट है। अगर उसी नोट को हम लेके दिल्ली चले जाएं तो 10 रुपये का ही नोट है। अर्थात संख्या का अपना मान नहीं बदलता है। तो जिन संख्याओं का मान, जो मान स्थान के कारण नहीं बदलता है, जो मान स्थान के कारण नहीं बदलता है, तो ऐसे मान को कहते हैं जातीय मान। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वह इकाई के स्थान पर है तब भी वही मान होगा, अगर वही संख्या सैकड़े के स्थान पर चली जाए तब भी वही मान होगा। जैसे हम 5 लिख लेते हैं, अगर यह इकाई के स्थान पे है तब भी 5 है, दहाई के स्थान पे तब भी 5 है, सैकड़े के स्थान पे तब भी 5 है। सब मिला के बस ये कहना है, जातीय आंकिक मान कभी स्थान के आधार पर नहीं बदलता है। संख्या का अपना खुद का मान होता है, निजी मान होता है। अगर पूछा जाए कि 2 का जातीय मान तो कहेंगे 2, क्योंकि दहाई से कोई लेना देना नहीं है। 3 का जातीय मान क्या होगा तो आप कहेंगे 3 होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए इसका स्थानीय मान निकालिए, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कौन सी संख्या का स्थान किस घर में है। तो कहेंगे अरे ये तो इकाई वाला है और इकाई वाला में एक ही होता है, प्रत्येक का मान तो ये 5 हो गया। यहाँ जाएंगे कहेंगे ओ ये तो दहाई वाला है और दहाई वाला में 10 होता है, इसलिए इसका गुणा हो जाएगा। कहेंगे 0 है, यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो किसी का गुणा करें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ जाएंगे तो कहेंगे अच्छा ये 7,000 वाले के घर में है, इसलिए इसको 1000 रुपया मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? ये 7,000 रुपया होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। चलिए अब हम देखेंगे संख्याओं का विस्तृत रूप और उसी पे आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे। संख्याओं का विस्तृत रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। संख्याओं का विस्तृत रूप, संख्याओं का विस्तृत रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द नंबर। अगर हम आपसे कह दें वही जो लिखे थे हम 7,315 को विस्तारित रूप में लिखिए। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो जो भी हमारे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के भाई होंगे उसको देखेंगे। और ये बहुत बार पूछ चुका है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है कि निम्न में से कौन सा इसका विस्तृत रूप है।
तो विस्तृत रूप हम तभी लिख सकते हैं जब इसका प्लेस वैल्यू हम जानते हों। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कहेंगे इसका 5, क्योंकि ये 5 के घर में है, इकाई के घर में है। इसका ये दहाई के घर में, इसको 10 का प्रत्येक को मिला। ये प्रत्येक को 100 का मिलेगा, क्योंकि यह सैकड़े के घर में है। और यह 1000 के घर में है, इसलिए इसको 7000 मिल जाएगा। यदि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले 1000 वाले को लिखते हैं, प्लस इसको लिख देते हैं 300 को, प्लस 10 को लिखते हैं और प्लस 5 को लिखते हैं। यही एक्सपेंडेड फॉर्म है, संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखना स्थानीय मान के आधार पर। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, आपको लगता हो कि इससे आपका फ़ायदा होने वाला हो, तो मेरे चैनल बिफोर एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथियों, मैं गणित आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इससे आपका फ़ायदा होगा। चलिए, इस पे आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है संख्याओं पे आधारित कि होता क्या। जैसे हम आपसे ये कह दें कि 01925 कामा करके अंकों का प्रयोग कर सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो कैसे होगा? तो यहाँ बड़ा अच्छा बात दिया है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं। जो भी हमें संख्या बनानी होगी वो 5 अंकों की बनानी होगी। कई अंक की बनानी होगी? 5 अंक की। तो बनाते हैं। अगर हम बड़ी संख्या, एक लॉजिक है, अगर हम बड़ी संख्या बनाएंगे, नाम बड़ा है तो काम भी बड़े से स्टार्ट होगा। अगर संख्या बड़ी है तो हम बड़ी से स्टार्ट करेंगे। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 9। उससे छोटा कौन है? 5, 2, 1, 0। अब देखेंगे तो यह सबसे बड़ी संख्या है और इसमें 5 अंक हैं। अगर वहीं छोटी संख्या बताना हो तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 5, 9। आपसे पूछा जा रहा है क्या यह उत्तर सही है? तो अब बताने का प्रयास करें। क्या दिया गया, जो नीचे आपको बताया गया है, क्या वह उत्तर सही है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, यह उत्तर गलत है। यह उत्तर गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या को लिखने में अगर शून्य पहले आता है तो इसे अंक में हम नहीं जोड़ते हैं, अंक में हम काउंट नहीं करते हैं। तो कहेंगे यह संख्या तो 4 अंकों की बनी है, जबकि हमें बनाना है 5 अंकों की। फिर समझिए, किसी भी संख्या से पहले अगर शून्य आता है तो उसकी गिनती अंक में नहीं होगी। अगर वही संख्या के पीछे आता है तो उसकी गिनती अंक में होती है, जबकि पहले आएगा तो वह अंक नहीं कहा जाएगा। तो कहेंगे यह 4 अंक है, इसलिए यह गलत है। तब सही क्या होगा? ऐसी स्थिति में शून्य से बड़ा है उसको पहले लिखते हैं। सबसे छोटा शून्य था, लेकिन शून्य को पहले लिखने से एक मामला फंस गया कि अंक कम हो गया। तो शून्य से बड़ा 1 है और शून्य से बड़ा 1 है। 1 के तुरंत बाद शून्य को लिख देंगे और उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे 2, 5, 9। यह सबसे छोटा बना है। चलिए आगे और देखते हैं, आगे और देख लेते हैं। अगर हम आपसे कहें 1089 का प्रयोग करके सबसे छोटा व सबसे बड़ा अंक बनाइए, तो जब बड़ा अंक बनाएंगे तो वही काम है। नाम बड़ा है तो बड़ी संख्या बनाएंगे, नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा। सबसे बड़ा है 9810, ये सबसे बड़ा। अगर हम छोटी संख्या बनाएं तो फिर कहेंगे कि अरे 0 पहले लिख देंगे तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि 0 लिखने से पहले उसकी काउंटिंग डिजिट में नहीं होगी, इसलिए 4 अंक के बजाय वो 3 अंक हो जाएगा। हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तब आपके दिमाग में आएगा, जब 0 को नहीं लिखेंगे तब किसको लिखेंगे? तो कहेंगे 0 से बड़ा कौन है? तो 0 से बड़ा तो सब है, लेकिन उसके जस्ट बाद कौन आता है? तो कहेंगे 0 से बड़ा 1 है। 1 को लिख दिए,
उसके तुरंत बाद हम 0 को लिख देते हैं। 0 से जो बड़ा है उसको लिखते हैं, उसके तुरंत बाद 0 को लिखते हैं, अपुना जो बड़ा है यह सबसे छोटा है। उम्मीद है यह बात समझ में आई होगी। तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि बताओ बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान और जाति मान का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो उम्मीद है ये सब आप अपने से लगाने का प्रयास करेंगे। कोई समस्या होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इससे पहले का जो वीडियो बना है उसको भी हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो पार्ट 1 में सारी जानकारी दी गई है, वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से भी आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसके आगे की जो भी संख्या तो हालांकि सब आपको बताई गई है। अब हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इकाई अंक कैसे निकालना है, शेषफल प्रमेय क्या है, इकाई दाई का स्थान इधर उधर कर दिया जाए तब क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याओं की चर्चा होगी। अगर हम आपसे तेज़ी से पढ़ाएं तो सब चीज़ कम ही समय में हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अब विदा लेने का समय हो गया है और मैं आपसे अंत में जय हिंद जय भारत करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ।